नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां पर हम आपको अपने खुद का कारोबार शुरू करने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही आपके जमे जमाए कारोबार को बढ़ाने के तरीके भी बताते हैं। जानकार मानते हैं कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर अपने इनोवेशन के जरिए कैसे लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। ऐसा ही कुछ काम बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप एदांता फूड कर रही है, जिन्होंने होम कुक्स और रेस्टोरेंट शेफ्स की ओर से फ्रेश कट प्रोड्यूस की बढ़ती डिमांड में मौका देखा और 1.5 साल के कारोबार में 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर भी कमाया है। घर और काम की दोहरी जिम्मेदारियां संभालने वाली आज की वर्किंग वुमेन की दिक्कतों को जहां रेडी टू कुक खाने ने थोड़ा रिलीफ दिया, वहीं घर के खाने की आदत से मजबूर लोगों के लिए किचन में मदद के तौर पर सामने आए रेडीमेड मसाले और कट वेजीज के ऑप्शंस। फ्रेश प्रोड्यूस की अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में विनायक, प्रज्वल कोटनेस और आनंद कृष्णन ने कंज्यूमर की इसी जरूरत को समझते हुए एदांता फूड्स कंपनी के जरिए कुकअप ब्रांड से अपना बिजनेस शुरू किया। आज की मॉडर्न वुमेन जो है, जो वर्कफोर्स ज्वाइन किया है और कंधे से कंधा मिला के बाहर जाके कमाती है, तो उनको किचन में उतना टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं होता है उनसे। तो हमने सोचा कि एक ऐसा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में फोकस करेंगे जिससे उनका जितना टाइम वो खाना पकाने में और प्रोसेसिंग में जाता है उसको कम करना हमारा एक बिजनेस एम था। 2013 में एदांता फूड्स की शुरुआत करने से पहले फाउंडर्स ने इस पर रिसर्च शुरू किया। ग्रेटेड कोकोनट, कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, स्प्राउट्स और कटी सब्जियां बेचने में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर इनका जोर रहा। कम से कम प्रोसेसिंग के साथ फ्रेश प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ प्रिजर्वेटिव के बिना कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काफी काम हुआ। ज्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे थे वो या तो झोपड़पट्टी या स्लम से आ रहे थे और किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं था, और ये जो खाने की चीज है उसमें उस तरह का सीरियसनेस और हाइजीन फैक्टर मेंटेन नहीं किया गया था। तो जब हमने रिटेलर से बातचीत किया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, एक मॉडर्न रिटेल के लिए सूट करने जैसे वाला एक ब्रांड चाहिए और प्रोडक्ट का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक ब्रांड चाहिए और कंपनी चाहिए, और सर्टिफिकेशन भी बहुत हेल्प करेगा। तो उस हिसाब से हमें ग्राउंड वर्क करने में कुछ 3 से 4 महीने लगे। उसके अंदर हमने CFTRI और IIHR के साथ कोलैबोरेशन करके हमने ये सब टेक्नोलॉजीज डेवलप किया है। एदांता फूड्स की शुरुआत 30 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से हुई। समय समय पर कंपनी ने कैनरा बैंक से फंडिंग भी जुटाई। फ्रेश प्रोड्यूस के प्रोसेसिंग के कारोबार में सबसे ज्यादा निवेश मशीनरी में होता है, इसीलिए फाउंडर्स ने मशीनरी पर निवेश का ज्यादातर हिस्सा खर्च किया। विदेशी ऑटोमेटेड मशीन्स में भारतीय प्रोड्यूस की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन करना भी जरूरी था। बिजनेस शुरू करने से पहले ही फाउंडर्स हाइजीन और क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करने पर फोकस थे, जिसके लिए 50% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। When we are dealing with food products, hygiene is not a parameter anymore, but hygiene is a responsibility that we owe to the customers. We have a binding and a commitment to process and package food which is safe and hygiene. So, to give you an example, if a regular machine costs about 100 rupees, a machine with complete food grade materials used in them will cost us about 250 rupees straight away. So our challenge was here that how do we start the business with such high setup costs and still justify the investments going into it, which we have done successfully. कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत बड़े रिटेल चेन्स, हाइपरमार्केट्स और ई-कॉमर्स प्लेयर्स के साथ की, लेकिन कैश फ्लो बनाए रखना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मशीनरी सेटअप मेंटेन करने के लिए कंपनी ने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जोड़ना भी शुरू किया। आज कंपनी के पास बेंगलुरु का ताज ग्रुप ऑफ होटल, अडियार आनंद भवन होटल, केटरिंग कंपनी सोडाक्सो जैसे क्लाइंट्स हैं। कंपनी की कमाई 75% इंडस्ट्री क्लाइंट्स और 25% रिटेल से होती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे बिजनेस में इंडस्ट्री का जो कंजम्पशन है और रिटेल का जो कंजम्पशन है, both are equally important the way we are running the business, because the industries give us the larger volumes necessary to justify the setup,
with considerably lower margins, whereas retail gives us enough margins with a lower volume. So this twofold approach is working well for us for the last 1 year, and it's just the building a steady revenue base in terms of both the focus on industry as well as the retail. कंपनी के लिए बंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में कंज्यूमर रीच बढ़ाना आसान रहा, लेकिन इस बिजनेस का सिर्फ 30 से 35% हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कवर करता है। रीच बढ़ाने के लिए अब कंपनी छोटे रिटेलर्स से टाई अप कर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने पर फोकस बढ़ा रही है। Bangalore is already the modern trade capital of India, with the maximum number of organized supermarkets and unorganized supermarkets as well. You know, the kind of the self-service format of the stores compared to the conventional mom and pop stores. So we instantly signed up with almost every retailer in the city in a span of 2 to 3 months with all the necessary negotiations, and it wasn't a problem. I would say that way, being based in Bangalore, it was added advantage to start this business because the access was easy, and most of the organized retailers are very organized, where we can walk into their offices and showcase the product and reach the customer. But I would also say that the organized retail is only covering about 30 to 35% of the market potential, whereas for the last 1 year, our focus has been to venture into areas where organized retail is not able to reach, and tying up with smaller stores, and also trying to extend the reach to reach out to more customers. फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में कंपनी का टर्नओवर 22 लाख था, जो 2014-15 में 1 करोड़ 10 लाख हुआ, और आगे इसी रफ्तार से ग्रोथ हासिल करने के लिए कंपनी का लक्ष्य मशीनरी ऑटोमेशन पर है, और इस पर जोरों से रिसर्च शुरू है, क्योंकि सिर्फ बेंगलुरु में 1.5 लाख टन लहसुन का कंजम्पशन किया जाता है, और इस आंकड़ों से इस कारोबार में बढ़ रही अपॉर्चुनिटी का अंदाजा भी आता है। ऑटोमेटेड मशीन की क्षमता हर घंटे 70 से 80 किलो लहसुन छीलने की होगी, जिससे कंपनी देश भर में विस्तार के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी फोकस बढ़ा पाएगी। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे देखेंगे क्या है एसएमई रेटिंग्स के फायदे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। देश में आज लगभग 5.5 करोड़ तक एसएमईज हैं, और जाहिर है सबको अपने कारोबार बढ़ाने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, और कई बार बैंक आपके बिजनेस को फंड करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कभी आपके कारोबार की समझ नहीं होती, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कम एक्सपर्टीज रहता है। ऐसे में आपके एसएमई की रेटिंग आपके लिए फंड रेज करना आसान बना सकती है। देश की जानी मानी रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल बड़े बिजनेसेस की तरह खास छोटे और मझौले एंटरप्रेन्योर्स के कारोबार को भी रेट करती है। क्या है इसके फायदे, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं वी श्रीनिवासन, बिजनेस हेड क्रिसिल। मिस्टर श्रीनिवासन, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्रिसिल की जो एसएमई रेटिंग्स है उसे हासिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को क्या अचीव करना पड़ता है, क्या कोई खास क्राइटेरिया है, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए? ये क्रिसिल एसएमई रेटिंग्स हम लोग 2005 से कर रहे हैं, एंड आज तक हम लोगों ने अबाउट 70,000 रेटिंग्स इंडिया में कर चुके हैं एज क्रिसिल। इस पूरे प्रोसेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने काफी सिंपल रखा हुआ है। इसके लिए टिपिकली क्या होता है कि हम लोगों की खुद की सेल्स फोर्स है जो मोर देन 200 सिटीज और टाउन्स में एक्सेसिबल है। सो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सेल्स फोर्स इन एंटरप्रेन्योर्स को रीच आउट करते हैं और उनको हमारे एसएमई रेटिंग्स की बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में समझाते हैं, और एक बार अगर क्लाइंट कन्विंस हो जाए कि उसमें उनका काफी फायदा है, जो उनको काफी फायदा मिलता है, तो फिर वो सिंपल एक हमारे साथ एक सेल्स सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग अपनी पूरी रेटिंग्स की प्रोसेस करते हैं। सो इस तरह से हम लोग क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं वन वे, जहां पर क्लाइंट्स के और सिंस हमारी पूरी इंडिया के अंदर इतनी बड़ी फुटप्रिंट है, तो क्लाइंट्स को हम लोग को क्लाइंट्स में पहुंचने में आसानी हो जाती है। दूसरा, वो लोग हमको हमारे वेबसाइट में भी, क्रिसिल के वेबसाइट में भी इसकी पूरी जानकारी है, तो अगर उनको इसके बारे में पता चलता है तो वो हमको वेबसाइट्स के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। प्लस हम लोग थर्ड, हमारा एक्सेस उनको ये हो सकता है कि हमारी अबाउट 40 बैंक्स के साथ पूरे इंडिया में
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ हमारी टाइप्स है। तो बहुत बार इनको बैंक्स लोग रेफर करते हैं, कहते हैं कि हमारी क्रिसिल के साथ टाइप है, आप उनकी रेटिंग कर सकते हैं और उनसे रेटिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से उस बैंक्स के माध्यम से भी हम लोगों को क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं। सो ये ऐसे 3 तरीके हैं जिसके थ्रू क्लाइंट्स रीच आउट टू अस। और क्रिसिल किसी भी बिजनेस को रेट करने के लिए किस तरह के फीस वसूलता है? ये क्योंकि एसएमई रेटिंग्स है और हम लोग जानते हैं कि उनकी शायद उतनी ज्यादा स्केल पे उनके ऑपरेशंस नहीं होती है, तो हमने इसकी पूरी प्राइसिंग उसके अनुसार और तरीके से रखा हुआ है, इस तरह से कि उनके लिए इजीली अफोर्डेबल हो वो। तो हम लोग इसको 2-3 तरह से देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि उनकी कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि एसएमई की खुद की डेफिनेशन है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, जहां पर 50 लाख तक की अगर उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है प्लांट एंड इक्विपमेंट में, अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती हो तो माइक्रो कहलाता है, और अगर वो बिटवीन 50 लाख एंड 5 करोड़ है तो वो स्मॉल कहलाता है, और 5 करोड़ के अबाव अगर उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाता है। तो हमने ये ऐसे 3 जो कैटेगराइजेशन है इसके हिसाब से प्राइसिंग रखी हुई है। किसी भी क्लाइंट को 30,000 से 40,000 रुपए में ये रेटिंग हो जाती है। तो ये और उनको इसके अगेंस्ट बैंक लोन मिल सकता है और काफी अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दिस वी हैव द प्राइसिंग इज केप्ट कीपिंग इन माइंड द स्केल ऑफ द बिजनेस। क्रिसिल, लार्जली हम देखते हैं बड़ी कंपनियों की रेटिंग करता है वेरियस पैरामीटर्स पर। एसएमईज के लिए जो रेटिंग्स आप देते हैं उसका वैलिडेशन पीरियड कितना होता है? क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही वैलिड रहती है रेटिंग्स? ये रेटिंग टिपिकली 1 साल के लिए वैलिड रहती है। जिस तारीख से हम इसको असाइन करते हैं उधर से लेके 1 साल तक ये वैलिड रहती है। उसके बाद अगर वो रेटिंग को कंटिन्यू करना चाहें तो वो लोग हमें फिर से अप्रोच करते हैं और फिर हम उसको फिर से एक बार उसकी रेटिंग असाइन करते हैं और वो फिर से 1 साल के लिए। 1 साल की वैलिडिटी होती है इस रेटिंग की। आप क्योंकि छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर सबकी रेटिंग करते हैं, एसएमईज के लिए खास तौर से कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लग रहा है रेटिंग से फायदा मिल सकता है? इसमें हमारी कोई ऐसा कोई सेक्टर प्रेफरेंस नहीं होता है। हम लोग इसमें सारे सेक्टर्स को करते हैं। लार्जली सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करते हैं, ट्रेड सर्विसेज करते हैं, सर्विसेज करते हैं। सारे ट्रेड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसकी रेटिंग करा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम लोग कम से कम 150 सेक्टर्स और सब सेक्टर्स की रेटिंग करते हैं। तो इसकी काफी वाइड सेक्टर रेंज है और किसी सेक्टर की वजह से रेटिंग पे असर नहीं पड़ता है। कोई भी सेक्टर में कंपनी हो उसको ब्रॉड पैरामीटर्स में हम लोग असेस करते हैं, बिजनेस, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट की असेसमेंट करते हैं और बाद में रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इस सारे एसएमई सेक्टर को इस रेटिंग की सुविधा वो लोग यूज कर सकते हैं और इसमें सेक्टर की वजह से किसी को ऊपर या ज्यादा या कम ज्यादा रेटिंग पे असर नहीं होता है। अब जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एसएमईज को अहम है अपने बिजनेसेस को रेट कराना, किन किन फ्रंट्स पर आपको लग रहा है वो बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या एडेड इंसेंटिव होता है जो एसएमईज के सामने आएंगे एक रेटिंग हासिल करने के बाद? इसमें जैसे आपने कहा इसका फायदा एसएमईज को बहुत तरीके से हो सकता है, बट जैसे सभी लोग जानते हैं एसएमईज के लिए वन ऑफ देयर मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स दैट दे फेस is always the access to finance and more importantly timely and competitive rates पे उनको अगर financing मिल जाए, because that is one of the key challenges that the SME sector faces. SME रेटिंग जो क्रिसिल करता है इसमें इस स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज्यादा उसका एडवांटेज मिलता है क्योंकि हमारी ऑलरेडी 40 से ज्यादा बैंक्स के साथ टाइप्स हैं। तो जब वो लोग ये रेटिंग लेके बैंक्स के पास जाते हैं तो उसको इमीडिएट रिकॉग्निशन मिलता है। बहुत सारे बैंक्स, आउट ऑफ दिस 40 बैंक्स, 30 बैंक्स उस पर इंटरेस्ट रेट कंसेशन भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग दैट दे हैव गॉट। इसमें तो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे भी उनको एक्सेस मिलता है, फाइनेंस मिलता है और एक्सेस भी मिल जाता है क्योंकि हमारी ऑलरेडी प्री टाइप है बैंक्स के साथ। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है रेटिंग्स का। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो टिपिकली किसी लार्ज कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो उस समय पर वो लोग किसी प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं,
या फिर वो कुछ नया काम किसी लार्ज कॉर्पोरेट के साथ करना चाहे, तो ये रेटिंग जब उनको दिखाते हैं कि क्रिसिल ने इस तरह से हमको रेटिंग दी है और ये इसकी रिपोर्ट है, तो लार्ज कॉर्पोरेट को काफी कंफर्ट आता है। अगर वो उनके साथ एग्जिस्टिंग वेंडर है, डीलर है, सप्लायर है, तो उनके साथ वो ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज ये रिपोर्ट देख के उनको वो कंफर्ट मिलता है। सेकेंड, अगर वो नए हैं और किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हैं, तो तभी भी उनको काफी फायदा होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट के साथ उनके साथ काम करने में लार्ज कॉर्पोरेट्स को कंफर्ट मिलता है। थर्ड, जैसा आपने कहा, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फायदा है इस रेटिंग का, बिकॉज हमारी जो रिपोर्ट होती है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। 30-40 पेज की रिपोर्ट होती है, जिसमें हम क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एसएमई का क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, किस एरियाज पे उनको अपने आप को बदलना चाहिए। तो उसको लेके फिर अगर वो अपने इस पर काम करें, हमारे रिपोर्ट को लेकर अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहें, तो उसमें भी उनको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। तो ऐसे ये 3-4 बड़े बेनिफिट्स हैं उनके। लास्ट बेनिफिट ये कहूंगा कि बहुत सारे हमारे जो एसएमई सेक्टर हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जिनके क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया होते हैं। तो क्रिसिल जैसे ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जब उनको रिपोर्ट देता है, तो उस रिपोर्ट को वो अपने क्लाइंट्स के साथ और नए कस्टमर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि हमारी इस तरह से एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अवेलेबल है, तो उससे भी उनको एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। शुक्रिया मिस्टर श्रीनिवासन, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बिजनेस को बड़ा करने की इच्छा एंटरप्रेन्योर में है, तो अपने कारोबार को बड़ा करने की क्षमता आपको जांचनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बल्कि टीम मजबूत होना जरूरी है। अपनी टीम को आवश्यक ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाना लीडर का काम होता है। कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और ग्रोथ स्ट्रैटेजी तय करें, यही जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। सबसे पहले आपकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, उसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर मोस्ट ऑफ द लोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप कैरी कर रहे हैं, मैं लोड किसको बोलता हूं, लोड तो ये हो गया कि आपका डायरेक्शन आप सेट कर रहे हैं, क्रिटिकल डिसीजंस आप ले रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आप लीडर हैं, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सारा लोड है। सो लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो एकदम स्ट्रेन में आ गई है, और जो सेकेंड लेवल जो आप डेवलप कर रहे हैं अपने लोगों को, उनका लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपने बढ़ाया नहीं है। मतलब वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने उन्हें एक मौका नहीं दिया, दूसरा आपने उसको डेवलप नहीं किया। तो अभी इसी वक्त आप अपने सारे की पीपल का एक नोड बनाएं और उनकी टेक्निकल स्किल्स, उनकी फंक्शनल स्किल्स और उनकी बिहेवियरल और मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स, ये 3 जो है, इसका आप एक रेटिंग देके ये डिसाइड करें कि इनमें अगर मैनेजरियल स्किल्स नहीं डेवलप हुई है तो अभी से काम शुरू करें, ताकि एटलीस्ट आपको साल 2 साल में एक सेकेंड लाइन क्रिएट हो जाए जो आपके लोड को डिवाइड कर लें। सो ये पहला कॉन्सेप्ट था आज आपके लिए, जिसे हम कहते हैं लोड बेयरिंग कैपेसिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपकी क्लैरिटी और आपका पुश। ये हम वो पुश इस तरह से यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा लूजली यूज टर्म है। आप अगर एक ग्रिड बना लें जिसमें एक साइड पे अगर एक ग्राफ बनाए, एक साइड पे आप लिखें क्लैरिटी और दूसरे साइड पे लिखें push in the sense how well intensely you drive your business। तो 2 टाइप के लीडर्स होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पुश है, भाग रहे हैं, पुश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग है, स्ट्रैटेजी मिसिंग है। और कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त क्लैरिटी है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा प्लान है, ग्रैंड, बट पुश बिल्कुल नहीं है। सारा प्लान पेपर पे होता है लेकिन वो करवा के नहीं लेते। तो आपको ये डिसाइड करना है पहले तो आप खुद क्या स्कोर कर रहे हैं ये दोनों पैरामीटर्स में, क्लैरिटी और पुश दोनों में। दूसरा, आपके क्रिटिकल जो लोग हैं उनके पास क्लैरिटी है तो कितनी है, ऑन अ 10 पॉइंट स्केल आप डिसाइड करें। दूसरा, उनमें पुश कितना है। तो आपको क्लियरली कुछ कैरेक्टर्स ऐसे दिख जाएंगे बिजनेस में जो बहुत हाई पुश 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 कर रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो उनको पता है आपको क्या करना है। और दूसरे हैं जो बहुत ही क्लैरिटी है लेकिन बिल्कुल पुश नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक
फाइन बैलेंस एस्टैब्लिश करना है आपके बिजनेस में। और ये जो टीम है पुट टुगेदर जो है एक फाइन बैलेंस अगर लेती है तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।